जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय सेना खरीदने जा रही है 300 K9 वज्र-T। Su-57 को लेकर डिस्कशन एडवांस्ड स्टेज में पहुंच चुका है। भारतीय सेना खरीद रही है ऑटोमेटिक मोटार्स फायरिंग के लिए मोटार स्पेशलिस्ट व्हीकल और ऑल आइज ऑन पीओके। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने बेंगलुरु बेस्ड एकॉर्ड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड ASSPL तो इस कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसकी टोटल वैल्यू है 449 करोड़ रुपीस। और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो ASSPL है वो भारतीय नौसेना के लिए करीब 20 इनहेंस्ड कैपेबिलिटी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जैमर्स को सप्लाई करेगी। और इन जैमर्स में कम से कम 75% तक का स्वदेशी कंटेंट इस्तेमाल किया जाएगा और ये खरीद बाय इंडियन IDDM कैटेगरी के तहत की जानी है, यानी कि स्वदेशी डिज़ाइन, स्वदेशी डेवलपमेंट और स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग। ये जो स्वदेशी जैमर्स हैं ये दुश्मन के सैटेलाइट नेविगेशन सिग्नल्स को डिसरप्ट और डिसीव करने में सक्षम होंगे और जिसका फ़ायदा ये होगा कि जो दुश्मन है वो भारत की नेवल एसेट्स को एक्यूरेटली ना तो ट्रैक कर पाएगा ना ही टारगेट कर पाएगा। और ये जैमर्स भारतीय नौसेना की शिप्स को एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में सेफली ऑपरेट करने में मदद करेंगे। एक अपडेट ये सामने आया है कि अब से भारतीय नौसेना की जितनी भी नई शिप्स आएंगी उन सभी को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से इक्विप्ड किया जाएगा। और ब्रह्मोस एरोस्पेस के जॉइंट MD अलेक्जेंडर की तरफ से कहा गया कि भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल को अलग अलग ट्रायल्स में टेस्ट किया है और ब्रह्मोस की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ को लगातार इन्हेंस किया जा रहा है। इसके अलावा एक रिपोर्ट ये देखने को मिली है कि भारतीय सेना अब K9 वज्र-T सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर्स की 300 और यूनिट्स को खरीदने वाले प्रस्ताव की योजना बना रही है और इस प्रस्तावित डील की वैल्यू लगभग 23,000 करोड़ रुपीस तक हो सकती है। और इस प्रपोजल को आने वाले दिनों में डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड के सामने सबमिट किया जाएगा। और अगर इस प्रपोजल को भारत सरकार की तरफ से फाइनल क्लियरेंस मिल जाता है तो ये हाल ही के दशकों में भारतीय सेना का सबसे बड़ा आर्टिलरी प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम होने वाला है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वर्तमान समय में भारतीय सेना की सर्विस में ऑलरेडी 100 K9 वज्र-T ऑपरेट हो रही हैं। 100 और गन्स के लिए 2024 में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, वो भी डिलीवर हो जाएंगी। और इन गन्स को साउथ कोरियन फर्म हानवा एरोस्पेस के पार्टनरशिप के साथ L&T ने भारत में मैन्युफैक्चर किया है और समय के साथ इनमें स्वदेशी कंटेंट की मात्रा भी बढ़ी है। और K9 वज्र-T की परफॉर्मेंस ने भी आर्मी को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है और आर्मी इस पर्टिकुलर गन को भविष्य की आर्टिलरी फोर्स के स्ट्रक्चर के अंदर एक महत्वपूर्ण हिस्से के तौर पर देखती है, विशेष रूप से वेस्टर्न फ्रंट और नॉर्दर्न फ्रंट दोनों ही जगहों पर हाई टेम्पो ऑपरेशंस के लिए। और अब अगर ये 300 K9 वज्र-T वाली डील अप्रूव हो जाती है तो फिर आने वाले दिनों में भारतीय सेना टोटल 500 K9 वज्र-T को ऑपरेट करती हुई दिखेगी। और अगर 300 गन्स का इतना बड़ा ऑर्डर प्लेस किया जाएगा तो उम्मीद की जाएगी कि पहले दो ऑर्डर्स के कंपैरिजन में इस तीसरे ऑर्डर में स्वदेशी कंटेंट 60% से तो ज़्यादा ही हो, क्योंकि पहले वाले बैच में स्वदेशी कंटेंट 50% तक पहुंचा था, दूसरे वाले बैच में 60% तक पहुंचा है और L&T ने हमेशा की तरह इन गन्स को समय से पहले डिलीवर करके भी दिखाया है। तो जैसे कि पिछले अपडेट में हमने आपको बताया था कि POK की जो स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। पाकिस्तान की फोर्सेस ने वहाँ पे सिविलियन प्रोटेस्टर्स पर ओपन फायर करने के आदेश दे रखे हैं और करीब 400 से अधिक सिविलियंस की जान ऑलरेडी जा चुकी है और ये आंकड़ा और भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। और कई सैकड़ों की तादाद में कई सारे लोग घायल हुए हैं और कई सैकड़ों को तो गिरफ्तार तक किया गया है और उनका कुछ भी आता पता नहीं है। और अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स पर पाकिस्तानी फोर्सेज द्वारा किए गए ओपन फायर में 19 बच्चे और 7 प्रेग्नेंट वीमेंस की भी जान जाने की रिपोर्ट्स हैं। और अब एक अपडेट ये भी है कि उस रीजन की सबसे बड़ी सिविल सोसाइटी बॉडी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी तो इनके टॉप लीडर्स के खिलाफ पाकिस्तान ने अरेस्ट वारंट जारी किए और उन पर 1 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा है, जबकि 2 लीडर्स पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलाने के आदेश दिए गए हैं। और आपको स्पष्ट कर दें कि जो ये JAC है तो ये कोई आतंकी संगठन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सिविल संगठन है जिसने कई वर्षों से POK में राजनीतिक अधिकारों और आर्थिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया है और ये हमेशा से अपने हक की आवाज़ उठाते रहे हैं। पर जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है तो वो उनको हमेशा दबाती हुई आई है और इस बार इन पर एक बहुत ही ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और POK की स्थिति पर तो अब जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो उन्होंने भी इमरजेंसी स्टेटमेंट जारी करी है, तुरंत ही डीएस्केलेशन के लिए कहा है। जिस तरह से सिविलियंस की यहाँ पे जान ली गई है तो उस पर एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की भी मांग की गई है। और जो JAC पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बैन लगाया है तो उसको अनकंडीशनल तरीके से हटाने की बात की गई है। और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे सिविलियंस को आतंकियों की तरह ट्रीट किया जाता है, आतंकियों को VIPs की तरह ट्रीट किया जाता है और जो VIPs हैं वो तो खैर VIPs हैं तो उनको बाकी देशों के लीडर्स भिखारियों की तरह ट्रीट करते हैं। पाकिस्तान वो देश है जहाँ पे जैश, लश्कर, जो इनके जैसे सुमरों के संगठन है, जो आतंकी संगठन है, उनको VIP ट्रीटमेंट पूरा मिलता है। जो सिविल सोसाइटीज़ हैं जैसे कि JAC, उनको आतंकी संगठन की तरह ट्रीट किया जाता है और उनके लीडर्स पर जो ये 1 करोड़ रुपए का इनाम रख रहे हैं तो सोचने वाली बात यह है कि 1 करोड़ रुपए इनके पास हैं देने के लिए
और बाकी ऑल आइज़ ऑन गाज़ा, ऑल आइज़ ऑन ईरान ये कहने वाले, तो इनकी आइज़ आजकल पीओके पे नहीं दिख रही है, और ये ऑल आइज़ ऑन पीओके कहते हुए तो कहीं नहीं दिखे हैं। तो इसी बात पर आज आप कमेंट सेक्शन में ऑल आइज़ ऑन पीओके लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी पीओके के सिविलियंस पर पाकिस्तानी फोर्सेज द्वारा किए जाने वाले खुलेआम अत्याचार के बीच पीओके में मुजफ्फराबाद के पास पाकिस्तान का आज एक MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और उसमें सवार सभी लोगों की जान गई है। और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा विंग ISPR के मुताबिक ये जो दुर्घटना हुई है ये किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण हुई है। वो टेक्निकल फॉल्ट एग्जैक्टली क्या था तो उसकी जांच के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए और इस हेलीकॉप्टर में टोटल 21 लोग सवार थे। बाकी पीओके में पाकिस्तान की फोर्सेस किस तरह से खुलेआम सिविलियंस पर बर्बरता कर रही है तो उसकी सारी फुटेज आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल्स पर मिल जाएंगी। उन्हें हम यहाँ पर डायरेक्टली अपलोड नहीं कर सकते हैं ऑब्वियसली यूट्यूब की सो कॉल्ड पॉलिसीज़ की वजह से। बाकी एक अपडेट ये भी सामने आया है कि पीओके पर से नियंत्रण खोता हुआ देख के अब पाकिस्तान ने अपनी वही पुरानी टैक्टिक का इस्तेमाल किया है जिसमें वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस कंडक्ट करवाता है। और इसी के तहत पाकिस्तान की फोर्सेस ने एक बार फिर से अफगानिस्तान के खोस्त, पख्तिका और कुनार रीजन में एयर स्ट्राइक करी है जिसमें 26 लोगों की जान गई है और उनमें भी कम से कम 11 बच्चे हैं, एक महिला है और एक बुजुर्ग व्यक्ति भी है। और पाकिस्तान हमेशा की तरह कह रहा है कि उसकी स्ट्राइक बहुत ही प्रिसाइज थी और उन्होंने आतंकी हाइडआउट्स पर करी थी, पर ये झूठ है क्योंकि जब ग्राउंड से इमेजेस सामने आ रही हैं तो उनको देखकर कोई भी बता सकता है कि जिनकी जान गई है वो आतंकी तो कहीं से भी नहीं है, वो छोटे बच्चे हैं। और पाकिस्तान की पुरानी आदत है अपने फेलियर से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की हरकतें करना। भारतीय सेना ने मोटार स्पेशलिस्ट व्हीकल शॉर्ट फॉर्म में MSV तो इसकी खरीद के लिए RFI जारी करी है और इस MSV को खरीदने का प्रमुख उद्देश्य यही है कि अभी आर्मी की सर्विस में जो मोटार्स हैं तो उनको मैनुअली ऑपरेट किया जाता है जो कि इनडायरेक्ट फायर सपोर्ट देने के काम आती है। और ये मैनुअली ऑपरेट होने वाले जो मोटार सिस्टम्स हैं वो कितने ज़्यादा एक्यूरेट रहेंगे तो ये डिपेंड करता है उसको ऑपरेट करने वाले क्रू की प्रोफिशिएंसी पर। और इसी वजह से अगर कोई ह्यूमन एरर होता है तो उसके परिणाम स्वरूप जो एक सरप्राइज वाला एलिमेंट है वो खत्म हो जाता है और एम्यूनेशन का भी उससे वेस्टेज है और पर्याप्त मात्रा में फायर सपोर्ट भी नहीं मिलता है। तो अब इसी वाली कमी को दूर करने के लिए मोटार स्पेशलिस्ट व्हीकल्स यानी कि MSV की खरीद की जा रही है जो कि इन्फेंट्री यूनिट्स को और भी प्रिसीशन, मोबिलिटी और फायर पावर प्रदान करेंगे। और इसको खरीदा जा रहा है ताकि मोटार्स के ऑपरेशंस में जो ह्यूमन इंटरवेंशन है तो उस वाली रिक्वायरमेंट को हटाया जा सके और इनकी मदद से मोटार्स वाले ऑपरेशंस में एक्यूरेसी बढ़ सके और जो इंगेजमेंट का समय है वो भी कम हो सके। ये जो MSV है ये व्हील्ड प्लेटफॉर्म पर माउंट होंगी, इनको 2 पर्सन्स का क्रू ऑपरेट करेगा और फिर मोटार फायर कंट्रोलर से मिले हुए टारगेट डेटा के आधार पर यह ऑटोमेटिक तरीके से 81 mm और 120 mm के जो मोटार सिस्टम्स हैं उनके लिए डेटा को कंप्यूट और अप्लाई करेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो मोटार स्पेशलिस्ट व्हीकल्स हैं ये मोटार्स की फायरिंग को पूरी तरह से ऑटोमेटिक बनाएंगे जिससे सटीकता, स्पीड और सोल्जर्स की सुरक्षा में और बड़ा सुधार होगा। इसमें ऑन बोर्ड बैलिस्टिक कंप्यूटर लगा होगा जो कि टारगेट की इन्फॉर्मेशन मिलते ही खुद से एलिवेशन, डायरेक्शन और फायरिंग डेटा को तैयार कर देगा ताकि पहले ही फायर के बिल्कुल सटीकता से टारगेट को हिट करने की संभावना और बढ़ जाए और इससे ऑब्वियसली एम्यूनेशन का वेस्टेज भी नहीं होगा और जो सरप्राइज वाला एलिमेंट होता है फर्स्ट फायरिंग में तो वो भी बना रहेगा। और जिस तरह के स्पेसिफिकेशंस आर्मी को इस तरह के व्हीकल में चाहिए तो उसके मुताबिक सिर्फ 20 सेकंड के अंदर ये व्हीकल फायर करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए और एक टारगेट पर फायरिंग के बाद अगले टारगेट पर दोबारा निशाना साधने में इसे सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे। और ये जो व्हीकल है ये 54 मोटार्स के राउंड्स को ले जाने में सक्षम होगा और इस व्हीकल को बैलिस्टिक प्रोटेक्शन भी दी जाएगी और इसे जो मोटार यूनिट्स हैं तो उनकी शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी। और बाकी अगर आपको ये जानना है कि मोटार्स आज के समय में भी इंपॉर्टेंट क्यों हैं और क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो हमने पहले बनाई है, आप उसके माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्रिब्यून इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना ने इस बात का निर्णय लिया है कि वे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को कंडक्ट करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड ब्रिगेड को रेज करेंगे जो कि दुश्मन के कम्युनिकेशन, रडार नेटवर्क्स और UAVs को इंटरसेप्ट, ट्रैक और जैम करने का काम करेगा। और चीन और पाकिस्तान के साथ लगे बॉर्डर्स के साथ कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में इन स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड्स को तैनात किया जाएगा जिनके पास टास्क होगा सिंगल शॉट के फायर से पहले भी दुश्मन के एसेट्स को मैप करना, उसे डिस्टर्ब करना और उसे ब्लाइंड कर देना। बाकी अभी वर्तमान समय में ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाला टास्क है इसे आर्मी की जो स्पेशलाइज्ड सिग्नल यूनिट्स हैं वो हैंडल करती हैं और जो ये नई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड्स होंगी तो ये इस मौजूदा स्ट्रक्चर और इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगी इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स को अंजाम देने के लिए। और एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की भूमिका के हिस्से के तौर पर इनका कार्य ये भी होगा कि ये आर्टिलरीज और एयर डिफेंस नेटवर्क्स को दुश्मन के टारगेट्स जैसे कि UAVs और एरियल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रोवाइड करें। और इस रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से कहा गया कि ये जो योजना है ये आर्मी की उस एक ब्रॉडर टेक्नोलॉजी रिस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा है जिसे विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर के बाद से शुरू किया गया है। वियॉन की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें रशियन सोर्सेज के हवाले से बताया गया कि भारत और रशिया के बीच सुखोई Su-57E फाइटर जेट के एक्विजिशन और लोकल प्रोडक्शन के लिए जो निगोसिएशंस हैं वो एडवांस्ड स्टेज में पहुंच चुका है।
रशियन साइड ने इस एयरक्राफ्ट के सभी टेक्निकल एडवांटेजेस के बारे में भारत को इन्फॉर्म किया है और साथ ही इस एयरक्राफ्ट को भारत में बनाने के लिए तो उससे संबंधित रिक्वायरमेंट सहित भारत के अन्य सभी रिक्वायरमेंट्स के प्रति भी एक मैक्सिमम रिस्पॉन्सिवनेस को प्रदर्शित किया है। और इस वाले प्रस्ताव में भारतीय वायुसेना के स्पेसिफिकेशंस के ही अनुसार सुखोई Su-57 के ट्विन सीट वाले वेरिएंट के जॉइंट डेवलपमेंट का ऑफर भी दिया गया है, और वो भी रशियन एरियल वेपन्स के लोकलाइजेशन और इंडियन मेड सिस्टम्स के इंटीग्रेशन के साथ। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि ताइवान ने पहली बार यूएस सप्लाइड हिमार्स रॉकेट सिस्टम्स के साथ एक लाइव फायर एक्सरसाइज कंडक्ट करी है, और वो भी अपने वेस्टर्न कोस्ट पर, जो कि डायरेक्टली चीन को फेस करता है। और इस ड्रिल के दौरान ताइवान मिलिट्री ने पानी की तरफ 32 रॉकेट्स को फायर किया था, विशेष रूप से उस एरिया पर जिसको कंसिडर किया जाता है कि अगर चीन कभी ताइवान पर हमला करेगा तो यही चीन का संभावित इन्वेजन रूट होगा। और इसलिए ताइवान ने इस एक्सरसाइज के माध्यम से चीन की किसी भी पोटेंशियल एम्फीबियस इन्वेजन के खिलाफ अपनी कैपेबिलिटीज को टेस्ट किया है। और एक तरह से ताइवान शायद चीन को यह भी बताना चाह रहा है कि जिस तरह से चीन ताइवान को बार बार कब्जा करने की धमकी देते रहता है, तो ये चीन के लिए इतना आसान भी नहीं होने वाला है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2019 में जम्मू कश्मीर के पुंछ में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लांस नायक मोहम्मद जावेद ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2020 में जम्मू कश्मीर की राजौरी सेक्टर में नायक गुरचरण सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2002 में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान लेफ्टिनेंट अभय पारिक और राइफलमैन पालेंदु राय ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1991 में 7 असम राइफल्स के राइफलमैन विनोद दास और 1964 में 14 असम राइफल्स के लांस नायक पिर्थ बहादुर गुरुंग ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, और उनमें से राइफलमैन विनोद दास को मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है, भारत के स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की मुख्य जिम्मेदारी क्या है? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।